हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएस प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं मंजू कुमार आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ ये मेंस के डिस्कशन का सेशन लेकर। और आप सब अच्छे होंगे ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अब जो है पेपर फर्स्ट, एक तो ऐसे वाला और हिंदी वाला आपका पेपर हो चुका है, एक पेपर फर्स्ट भी हो चुका है और 2 दिन के पेपर आपके और बच गए हैं। ठीक है, उसके बाद सारे एग्जाम्स जो है बीपीएससी के मेंस के ख़त्म हो जाएंगे। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स भी रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा आया था और खासकर यदि हम बात करें कि केजीएस में जितना आपको पढ़ाया गया था वहीं से सारी चीज़ें आपको मिल भी गई थी। तो क्लास नोट से ही हम अक्सर कहा करते थे क्लास में, देखिए बच्चों, कि आपको क्लास नोट से ही सारे प्रश्न मिल जाएंगे। टू द पॉइंट पढ़ना होता है, बिल्कुल इतना ही पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। हमेशा ये बातें आपको बोली जाती थी कि बहुत ज़्यादा सोर्सेस आपको नहीं अपनाने हैं, बहुत ज़्यादा विचलन की स्थिति में नहीं रहना है और ठीक तरीके से कर लोगे तो काम बनेगा। और बीपीएससी ने हिस्ट्री की यदि हम बात करें, क्योंकि हम हिस्ट्री से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपके साथ डील करेंगे, बाकी 2 सेक्शन पेपर फर्स्ट के हो चुके हैं डील। तो हिस्ट्री की बात करें तो बीपीएससी ने जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल ही रखा है, ठीक ठाक रखा है। जैसा पैटर्न होता था वैसा ही पैटर्न रखा गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ किया नहीं गया है। लेकिन हाँ, एक खास बात है, एक खास बात यह है कि जितने भी पक्ष है, जितने भी आयाम हैं, यानी आपको हिस्ट्री में 3 चीज़ें आपके साथ आती हैं जिसमें आपके पास पेपर में आपको मिलती हैं, जिसमें से एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति के बाद प्रारंभ होती है चीज़ें। तो 1857 की क्रांति से 1947 के बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन और उससे पहले की जो घटनाएं हैं, आदिवासी और किसान, और साथ में 1857 की क्रांति, वो सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। साथ में बिहार से संबंधित चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में कैसे हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद से, वो पूछा गया है, यानी 1850 के बाद से जो वास्तविक विकास भारत में पाश्चात्य शिक्षा का हुआ है वो पूछा है। एक भाग है मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा, दूसरा भाग है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति से भी 2 प्रश्न हैं, शॉर्ट वाले प्रश्न हैं। एक पटना कलम शैली से पूछा गया है इस बार, और एक मौर्य कला एवं स्थापत्य से पूछा गया है। बात एक ही है, मौर्य स्थापत्य या मौर्य कला से पूछ लिया गया है। और अब की बार जो तीसरे वाला सेक्शन है, जो पिछली बार नहीं था इस बार, लेकिन उसे भी ऐड किया गया है। और हमने बताया भी था कि हमने जब अभी अपेक्षित प्रश्न पर एक सेशन लिया था, उसमें भी आपको बताया था कि बीपीएससी तीनों सेक्शन को टच करने वाला है और उस पर ध्यान देकर हमें जाना है। मुख्य परीक्षा आपकी इतिहास की इससे संबंधित रहेगी, तो इसलिए तीसरे वाला पक्ष भी, यानी कि थिंकर और या विचारक से भी प्रश्न पूछे गए हैं। विचारकों में गांधी जी पर जोर दिया गया था, बार बार कहा गया था कि गांधी जी से प्रश्न दिखेगा, गांधी जी से प्रश्न दिखेगा। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में दिखे या यहाँ पर दिखे, दिखेंगे 100%। और 38 नंबर में गांधी जी दिखे हैं। तो तीनों की तीनों सेक्शन, जो 3 सेक्शन बनाए हैं हिस्ट्री में, वो तीनों के तीनों से क्वेश्चंस बने हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, प्रश्नों की प्रकृति जो है वो ठीक है, और 38 नंबर में प्रश्न हैं और 5 प्रश्न आपको पता है छोटे छोटे वाले जो शॉर्ट आंसर या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो है। तो हम एक बार आपको, आप देखे थे संथाल हम बोले थे, और संथाल बेटा, संथाल बोले नहीं थे। संथाल जब हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए थे, उसमें संथाल हमने बताया था कि संथाल छोटे क्वेश्चंस में हमने रखा था, तो संथाल हमने बोला था। मौर्य कला से था, पटना से था, बिल्कुल। तो इसलिए ये सारी चीज़ें तो थी बेटा। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम इस सेशन में अब देखना शुरू करेंगे बच्चों की क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए और कैसे कैसे उनका आंसर आपको करना चाहिए था। हम बहुत डिटेल से आपको लिखना या बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लिखना हम आपको रैंकर्स में, क्लासेज में बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ बता चुके हैं। बस हम ये बताते हुए चलेंगे आपको कि क्वेश्चंस में क्या क्या आप चीज़ें डाल सकते थे, भूमिका कैसी होनी चाहिए थी, पार्ट कैसे होने चाहिए थे, और कैसे कैसे प्रश्न को आपको डील करना चाहिए था।
तो हम आपको इसी की ओर लेकर चलते हैं और एक एक क्वेश्चंस को उठाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए खंड एक है। खंड एक जो है इसमें निम्नलिखित पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये बिल्कुल एकदम जो है बीपीएससी का ही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पत्र से ऐसे ही उठाया गया है, सीधे सीधे आपके सामने उसी को लगाया गया है स्लाइड पे। पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 एक ये पूछा गया है। अधिनियम से आप देख रहे हो 2-3 सालों से बीपीएससी एक अधिनियम से एक प्रश्न तो पूछता ही है। 1892 से पिछली बार था, 1861, कभी 1858, कभी तो 1909, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ये अधिनियम कुछ है जिनसे संवैधानिक सुधार इन्हें बोला जाता है, जिनसे प्रश्न आजकल बन रहे हैं। पिछले 3 साल से लगातार ये देखा जा रहा है, ट्रेंड है। इस बार भी बीपीएससी ने उस ट्रेंड को अपनाया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे वाला है बी, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका पूछी गई है। और प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि जब हम किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के किसी भी टॉपिक को समझाने की कोशिश करते थे क्लास में या उसे नोट डाउन कराते थे, तो हमारी एक बात पर हमारा विशेष जोर रहता था और वो ये कि पहले उसे राष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाए और फिर उसे बिहार के विशेष संदर्भ में समझा जाए। क्योंकि इस बात पर क्लास में अक्सर जोर दिया जाता था कि आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो बिहार के विशेष संदर्भ में किया गया है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय आंदोलन हो, कला एवं संस्कृति हो या फिर थिंकर्स हो, हमेशा इस बात को देखकर ही बताते थे कि बिहार में योगदान कैसा हो सकता है या बिहार का विशेष संदर्भ उसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन पूरा राष्ट्रीय संदर्भ में नहीं लिखना था, केवल बिहार की भूमिका पूछी गई थी। सी जो सेक्शन है इसका, ये पहले वाले का जो थर्ड है पार्ट, वो है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह पिछले साल भी पूछा गया था। हम आपको बता दें प्यारे बच्चों, संथाल विद्रोह से पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह आपको पता है 1857 की क्रांति से जस्ट पहले आदिवासी आंदोलनों में सबसे सशक्त प्रतिक्रिया के तौर पर उभरा था और पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार भी बीपीएससी ने पूछा है, लेकिन बहुत आसानी से 120 वर्ड्स में आपको लिखना था। मैक्सिमम 14-15 लाइन में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना था। ठीक है, यदि आप 8-9 शब्द एक लाइन में लिखते हैं तो संथाल विद्रोह से क्वेश्चन, एक जनजातीय विद्रोह से पूछा गया। देख, हम बता रहे हैं कि कैसे किस किस सेक्शन को कवर किया गया है। पटना कलम शैली या पटना कलम चित्रकला से प्रश्न है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये प्रश्न है। आर्ट एंड कल्चर में प्यारे बच्चों आपके पास 3 ही टॉपिक है और बीपीएससी का ये प्रयास रहता है कि उन्हीं 3 टॉपिक में से क्वेश्चन को उठाया जाए और ऐसा रहता भी है, मतलब ऐसा रहता भी है। एक आध बार ही कभी ऐसा हुआ है जब आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा सा हटके प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है, लेकिन वहीं से पूछा जाता है। मौर्य स्थापत्य या मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम पेंटिंग, इससे ही पूछा जाता है। इस बार पटना कलम चित्रकला से एक क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर में और 7 नंबर में मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला को पूछा गया है। दोनों 7-7 नंबर्स में है और 14 नंबर का इस प्रकार आर्ट एंड कल्चर से रहा है बीपीएससी के मेंस में। ठीक है, तो इसको एक तो ये बात है। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक अधिनियम से है, दो एक जनजातीय आंदोलन से है, मैंने बताया कि सबको कवर किया बीपीएससी ने। एक भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका को पूछा गया है और 2 कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे गए हैं। बड़े प्रश्न को भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद में डिस्कस करना शुरू करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको पता है प्यारे बच्चों की 38 नंबर में या 38 मार्क्स में होता है और ये जो 38 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये होती है कि ये और में रहता है। ठीक है बच्चों, यानी अथवा में रहता है ये। तो यहाँ पर ये अथवा में है, देखिए या तो आप ए कर सकते हैं या तो बी कर सकते हैं और बीच में अथवा दिया गया है। अब जैसे जो पहले वाला है, पहले वाले में जो है पिछली बार बीपीएससी ने चंपारण सत्याग्रह से 2 प्रश्न पूछे थे, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में। चंपारण एक ऐसा टॉपिक रहा था जिससे पिछले साल 2 प्रश्न पूछे गए थे, 38 में भी और 8 में भी।
लेकिन आपको पता है बिहार के लिए चंपारण सत्याग्रह की महत्ता क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार में और पूरे भारत में क्या कंट्रीब्यूशन है, पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी चंपारण सत्याग्रह की, और उसी टाइप का क्वेश्चन भी बनाया है बीपीएससी ने। क्वेश्चन आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे पूछा गया है कि चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए। पहले सबसे पहली बात है कि चंपारण नील आंदोलन का वर्णन करने के लिए कह रहा है सीधा वर्णन करना है, तथा उसके बाद पूछा है दूसरा भाग, ये क्वेश्चन का पहला भाग है। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर या संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसका महत्व पूछ रहा है दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है, यानी दो खंडों में प्रश्न पूछा गया। पहले चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से बताइए 200 शब्दों में, उसके बाद प्रभाव बता दीजिए 100 शब्दों में, और फिर निष्कर्ष बता दीजिए, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। हाँ, अब बेटा आयोग तो आरोप लगाएगा ही, अब क्या करे, अब क्या करे, जब केजीएस की क्लासेज ही इतनी अच्छी है कि सारे प्रश्न जो है इसी तरीके से लगातार आते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, कुछ 225-30 पेज लिखवाए होंगे मेंस में प्यारे बच्चों, हमने 225-30 मैक्सिमम 250 पेजेज लिखवाए होंगे मेंस की कॉपी में, और सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आ गए हैं कंप्लीट हिस्ट्री में, ठीक है। तो कुछ संतोषजनक रहा है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। तो और बच्चे बहुत प्रसन्न होंगे क्लास में, जिन्होंने ठीक से चीजें की थी वो बहुत बढ़िया से लिख कर आए होंगे। दूसरा है बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में इसकी भी बनने की स्थिति थी, और ये भी आपकी नोट्स कॉपी से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करके लिखना था प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपने बिल्कुल शानदार तरीके से इसको भी लिखा होगा। अभी हम आपको एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करके भी बताएंगे। तीसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो बिहार में, देखिए तीसरे का जो ए खंड है, बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1850 के आसपास की बात के आगे पश्चिमी शिक्षा यानी कि पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा यानी कि पाश्चात्य शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड, ये पूछा गया है। और ये एक पूछा गया है महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। ये महात्मा गांधी से सीधा प्रश्न प्यारे बच्चों उठाया गया है। तो प्रश्नों को देखकर आपको ये तो पक्का लग ही गया होगा कि 3 भाग है, तीनों भागों को टच करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इसी को टच, तीनों भागों को टच करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस को हम एक बार आपको अच्छे तरीके से बताते हैं कि उन्हें कैसे आपको लिखना चाहिए था। जैसे हम आपको सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, उसे डिस्कस करते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी उसकी व्याख्या आपको बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए बच्चों, यहां पर चंपारण सत्याग्रह का वर्णन है। इस प्रश्न के 2 खंड है प्यारे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह वाले प्रश्न के 2 खंड है। कैसे 2 खंड है बता देते हैं, एक बार बताते हैं। जैसे ये जो चंपारण, ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है ये 2 पूछा गया आपसे, और इसमें चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का वर्णन एवं राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव, राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव पूछा गया। इसी क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इसे बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। इसके 2 भाग है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के कितने भाग हैं? 2 भाग है।
जैसे जो पहला भाग है वो है चंपारण सत्याग्रह का वर्णन, ये पहला पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है ये राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल करते हैं इसके बारे में एक बार आपको बता रहे हैं। अब ये जो पहला पार्ट है, पहले सबसे पहली बात, क्वेश्चंस को हम आपको क्लासेज में भी यही बताते थे कि सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाइए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक फ्रेमवर्क बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए, एक संरचना बनाइए कि जो है क्वेश्चन कैसे आपको लिखना है। माइंड में आपका एक मैप बन जाना चाहिए, और वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर, कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो फ्रेमवर्क में सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को लिखना है। जैसे पहले भूमिका आपको लिखनी है, पहला पैराग्राफ जो है आपका भूमिका का होगा। बड़ा क्वेश्चन है तो बच्चों भूमिका ठीक ठाक 30 से 40 शब्दों की भूमिका बनेगी, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के कारण बताने होंगे कि कारण क्या थे, क्यों हुआ चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद गांधी जी की एंट्री, यानी कि लखनऊ समझौते को आप जानते हो प्यारे बच्चों कि लखनऊ समझौते से ही गांधी जी की एंट्री या गांधी जी का प्रवेश, लखनऊ समझौता जो था उससे ही गांधी जी की एंट्री हुई थी। और इसके बाद आपको बताना है गांधी जी का चंपारण आगमन, गांधी जी का चंपारण आगमन, चंपारण आगमन आगमन एवं लोगों को एकजुट करना, एवं लोगों को एकजुट करना, लोगों की समस्याओं को जानना और लोगों को एकजुट करना। ये हो जाएगा, एक समस्याओं को जानना और एकजुट करना। इसके बाद बच्चों आपको बताना पड़ेगा कि कैसे चंपारण कृषि समिति का गठन हुआ, चंपारण कृषि समिति का गठन हुआ, और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर वास्तव में कौन सा बिल जो है पास किया गया और चंपारण सफल हुआ। और जो दूसरा खंड है फिर बाद में इसका प्रभाव क्या रहा, राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव क्या रहा, ये आपको मुख्य रूप से चीजें ऐड करनी है। इसमें आलोचना मेरे प्यारे बच्चों नहीं डालनी है, आलोचना इसमें नहीं डालनी है। यानी चंपारण सत्याग्रह में यदि आलोचनात्मक परीक्षण या विश्लेषण या मूल्यांकन करवाता तो आप आलोचना से संबंधित पक्ष डाल सकते थे, लेकिन अब नहीं डालेंगे क्योंकि वर्णन पूछ रहा है। यानी कि आपको सीधा चंपारण के बारे में पहले सब कुछ बताना है, चंपारण कैसे सफल हुआ, ठीक है। तो इसलिए दूसरा जो खंड है वो क्या है, दूसरा खंड है कि प्रभाव जो है राष्ट्रीय आंदोलन पर, इसका प्रभाव जो है वो आपको समझना है। तो आपको सबसे पहले की यदि बात करें भूमिका की, तो भूमिका को आपको कैसे लिखना है, आपको पहले एक बार ये समझ लीजिए कि भूमिका कैसे लिखेंगे। तो जैसे भूमिका आपको लिखनी है तो भूमिका में आपको 3-4 पॉइंट डालने हैं भूमिका में, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट भूमिका में ये डालना है कि चंपारण सत्याग्रह 1920 के दशक में, 1910 के दशक में, 1910 के दशक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, ठीक है। यह आंदोलन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का परिणाम था, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का परिणाम था। एक पॉइंट आपने ये डाला, ठीक है। तीसरा पॉइंट भूमिका में आप ये डालेंगे कि 1813 के पश्चात, वास्तव में 1813 के पश्चात ब्रिटिशों के द्वारा कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। ब्रिटिशों के द्वारा भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, ठीक है। कैसे? 1813 के बाद प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था
कि 1813 के पश्चात जो है औद्योगिक मुक्त व्यापार की नीति भारत में लागू की गई। 1757 के बाद ब्रिटिशों ने अपनी आर्थिक नीतियां भारत में लागू की। 1757 से 1813 तक वे एक नीति का अनुसरण करते रहे जिसका नाम था क्या, वाणिज्यवाद की नीति, जिसमें भारत से माल खरीदकर सीधा यूरोप बेचा जाता था। लेकिन 1813 के बाद उन्होंने नीति में परिवर्तन कर दिया और नीति में परिवर्तन करने के बाद उन्होंने औद्योगिक मुक्त व्यापार की नीति चलाई, यानी जो फ्री ट्रेड है उसकी नीति चलाई। अब यहाँ पर 1813 के बाद भारतीय कृषि या भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की पूरक बन गई, यानी कि यहाँ से कच्चा माल जो है प्यारे बच्चों उसे ब्रिटेन भेजा जाता था और वो मशीनों से माल को तैयार करके वापस भारतीय बाजारों में उसे भर दिया जाता था, जिससे भारतीय जो औद्योगिक इकाइयां थी या भारत में जो हथकरघा उद्योग थे वो तो नष्ट हुए ही, साथ में भारतीय कृषि की हालत बहुत खराब हो गई। तो आपको यही बताना है कि 1813 के पश्चात ब्रिटेन ने भारत में औद्योगिक मुक्त व्यापार की नीति लागू की, जिसके कारण कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया और कृषि पर दबाव, भारत हथकरघा उद्योग समाप्त हुए और कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, यानी फसलों का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। और इसी के कारण बिहार में, इन सब नीतियों से बिहार और बंगाल में काफी किसान आंदोलन देखे गए, लेकिन चंपारण उन सब में प्रमुख आंदोलन था। तो चंपारण की स्थिति क्या थी? अब ये तो जैसे आपने भूमिका में बताई, उसके बाद जैसे आप कारण की बात यदि करेंगे कि कारण कैसे बताओगे, तो कारण फिर बताओगे इसमें, यानी चंपारण सत्याग्रह के जो कारण थे वो कारण आपको बताने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों क्या क्या, अभी इसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कारण क्या थे? पहला कारण चंपारण सत्याग्रह का यह था कि कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, यह कारण था। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, एक कारण यह था। दूसरा, नील उत्पादन, नील हो के द्वारा नील उत्पादन के लिए बाध्य करना, किसानों को बाध्य करना। और 3/20वें भाग पर, नील हो कौन है? जो यूरोपीय बागान मालिक है। अब नील की जो है प्यारे बच्चों, नील की मांग बहुत ज्यादा थी यूरोपीय बाजार में। अब नील की मांग होने के कारण अब बिहार के क्षेत्रों में, जैसे चंपारण के क्षेत्र में नील हो, यानी जो बागान मालिक होते थे उन्हें नील हो बोला जाता था, उनके द्वारा किसानों के साथ में एक अनुबंध किया गया। इस अनुबंध के द्वारा ये बताया, एक अनुबंध में, इस कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता था कि आपको, यानी जो 3/20वां भाग है उस पर, कृषि का जितना भी भाग है यानी भूमि का 3/20वें भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य होगा। नील की खेती करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब ये सब कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, नील हो के द्वारा नील के उत्पादन के लिए बाध्य करना, 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। और आपको अब मुख्य चुनौती किसानों के सामने यह होती थी प्यारे बच्चों कि 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई और रासायनिक रंगों की खोज होने के कारण कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील की मांग कम हो गई, जिससे कि अब किसान को उचित पारिश्रमिक, उचित दाम खेती का मिलता नहीं था, जिससे कि दो काम होते थे नील की खेती से। पहला काम यह होता था प्यारे बच्चों कि एक तो नील की खेती से दो चुनौतियां थी, एक तो उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता था, दूसरा भूमि के बंजर होने का डर रहता था कि भूमि बंजर होती थी। अब नील उत्पादन से भूमि बंजर हो रही है और उचित पारिश्रमिक भी, तो किसान क्या चाहता था? किसान चाहता था कि नील का उत्पादन जो है बंद कर दिया जाए, नील का उत्पादन
बंद कर दिया जाए और जो अवैध वसूली की गई है उसको वापस किया जाए। बस इसीलिए, यानी ये भूमिका लिखने के बाद इसको कारण को आप एक एक करके सारे कारणों को आप बताएंगे कि क्या वास्तव में कैसा कारण रहे थे, किसानों के समक्ष क्या चुनौतियां थी। राजकुमार शुक्ल फिर आप बताएंगे इसके बाद कि लखनऊ समझौते की भूमिका क्या थी। जो लखनऊ पैक्ट था या लखनऊ समझौता था उसकी भूमिका क्या थी उसे बताएंगे। लखनऊ समझौता की भूमिका या लखनऊ समझौते की भूमिका, लखनऊ समझौते की भूमिका। ठीक, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ अधिवेशन हुआ। गांधी जी से 1916 में गांधी जी से कौन मिले? गांधी जी से राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद मिले। गांधी जी से कौन कौन मिले? एक राजकुमार शुक्ल मिले, राजकुमार शुक्ल मिले, और एक मिले कौन? एक मिले ब्रज किशोर प्रसाद। ये गांधी जी से मिले और राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चंपारण आने के लिए न्योता दिया, आमंत्रण दिया। गांधी जी चंपारण पहुंचे, आपको ये सारा कुछ बताना है। गांधी जी चंपारण पहुंचे 10 अप्रैल में, वे 1917 में वे मोतिहारी पहुंच गए। प्रशासन सख्त हो गया और उन्हें वहां से निकलने का आदेश दे दिया गया और कहा गया कि आप यहाँ एंट्री नहीं करोगे। गांधी जी ने लेकिन यह कहकर इस बात का उल्लंघन कर दिया कि ये मेरा देश है और इस देश में मैं प्रत्येक जगह जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। अंततः ब्रिटिश सरकार को एक घटनाक्रम के बाद झुकना पड़ा और उन्हें अनुमति दे दी गई। गांधी जी किसानों से मिलने लगे और वे लोगों के घर जा जाकर सारी समस्याओं से अवगत हुए। सब कुछ जानकर उन्होंने ब्रिटिशों पर एक दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद जुलाई में जो चंपारण कृषि समिति है उसका गठन हो गया। चंपारण कृषि समिति का गठन होने के पश्चात कहते हैं अक्टूबर 1917 में ये कहा गया कि 25% अवैध वसूली का वापस दिया जाएगा और चंपारण से नील जो बागान हैं या नील जो कारखाने हैं उनको पूरे तरीके से बंद किया जाएगा। इसी पर एक बिल आया और इस बिल के माध्यम से चंपारण की समस्याएं खत्म हो गई। हालांकि कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि गांधी जी ने 25% अवैध वसूली का 25% वापस क्यों करवाया? क्योंकि गांधी जी बच्चों बहुत ज़्यादा वैमनस्य और बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सरकार से दबाव पूर्वक चीज़ें करवाने में सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि मान लीजिए ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन किया तो किसानों की समस्याएं जस की तस रह जाएगी। उन्होंने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए एक ऐसी नीति को अपनाया जो किसानों के लिए भी ठीक थी और जिसे नील बागान मालिकों ने भी स्वीकार किया। लेकिन प्यारे बच्चों, गांधी जी का ये सफल आंदोलन रहा, सफल सत्याग्रह रहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इसी के दौरान महात्मा की उपाधि दी और उन्हें शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि आपने बिना हिंसा का सहारा लिए हुए किसानों की समस्या को दूर कर दिया और वास्तव में आपने करिश्माई काम किया है। तारीफ हुई। अब बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन पर इसके प्रभाव की यदि बात करें, पहला पक्ष तो आंदोलन का ये जाएगा कि कारण हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, ये सारा हमने आपको समझाया। पहला जो है वो भूमिका, कारण लखनऊ समझौता, गांधी जी का चंपारण आगमन, चंपारण कृषि समिति और उसकी सिफारिश से। बाद में प्रभाव आएगा। अब प्यारे बच्चों, यदि हम प्रभाव की बात करें, दूसरे खंड की बात करें यानी प्रभाव की बात करें, तो प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? पहली बात, राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव क्या है? ठीक है, तो जैसे पहले प्रभाव की बात करें तो गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह, प्रथम सफल सत्याग्रह। गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में, गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आ गए। गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। लोकप्रियता में वृद्धि हुई।
लोकप्रियता में वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। किसानों को यह विश्वास, किसानों को यह विश्वास, किसानों को यह विश्वास कि उनकी समस्याओं का भी, उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है, समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मांगे मनवाई गई, मांगे मनवाई गई। न केवल किसान आंदोलनों के लिए, न केवल किसान आंदोलनों के लिए, किसान आंदोलनों के लिए, आंदोलनों के लिए, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी प्रेरक का काम किया, प्रेरक का काम किया, प्रेरक का काम किया। आगामी राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को सुनिश्चित करने का प्रयास कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, बिहार की भूमिका। और दूसरी पीढ़ी के नेता, ध्यान दीजिए, दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार हुए बिहार में, बिहार में दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार हुए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी पीढ़ी के नेता कौन कौन थे? दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार हो गए, दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार हुए। ये दूसरी पीढ़ी के नेता कौन कौन से थे यदि हम बात करें तो देखिए बच्चों, पहले जैसे नरहरि पारिक, नरहरि पारिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, एन सिन्हा कह लो, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सिन्हा कह लो, ब्रज किशोर प्रसाद कह लो, ब्रज किशोर प्रसाद कह लो, रैनी कह लो, ब्रज किशोर प्रसाद कह लो। ये दूसरी पीढ़ी के नेता है मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत शानदार, बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में अति शानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये सब राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण के प्रभाव है। न केवल किसान आंदोलनों के लिए प्रेरक बना, भविष्य में किसान सुधारों के लिए प्रेरक बना, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरक बन गया। गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि सफल किया जा सकता है सत्याग्रह को भी शांति के द्वारा। सत्याग्रह का पहला शानदार अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया गांधी जी ने और आंदोलन को सफल बनाया। गांधी जी की ख्याति बहुत फैल गई और आगामी वर्षों में गांधी जी का बड़ा आंदोलन, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं, वह दिखाई दिया। असहयोग आंदोलन पर भी इस आंदोलन का प्रभाव दिखाई दिया, क्योंकि बिहार ने बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भागीदारी की और बिहार के किसानों ने गांधी जी के ऋण को सूद समेत चुकाया। इस आंदोलन की प्रासंगिकता बच्चों ये बता सकते हो? इसकी प्रासंगिकता ये है कि यह आंदोलन, इसकी आज भी प्रासंगिकता है कि हम, यह आंदोलन क्या था बच्चों? किसान पर जो अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ था। गांधी जी ने प्रयास किसके लिए था? किसानों के लिए। किसान अन्नदाता है और हमें आज भी उनके लिए वर्तमान में भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि जो उनके लिए अच्छी हो, साथ में उनके भरण पोषण में कोई समस्या ना आती हो, किसान भी एक अच्छा जीवन जी पाए और आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। लास्ट में प्यारे बच्चों निष्कर्ष लिखोगे एक छोटा सा, और निष्कर्ष में लिखोगे कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। यह प्रथम सफल सत्याग्रह सिद्ध हुआ। इस आंदोलन ने या इस सत्याग्रह ने न केवल किसानों के लिए, आगामी किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा का काम किया, प्रेरक का काम किया, बल्कि समस्त राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति और एक दिशा
और उसकी दशा को परिवर्तित करने में भूमिका निभाई। ठीक है, इस तरीके से करके प्यारे बच्चों आप बता सकते हो चंपारण सत्याग्रह को। क्लियर हुआ? ये चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी पूछा गया। अब प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो कैसा रहा था। जैसे ये पहला क्वेश्चन तो आपको बताया कि पहला क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे दूसरे क्वेश्चन पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ब्रिटिश नीतियों कहां तक जिम्मेदार थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरी भूमि है, बी पार्ट है यानी कि अथवा में है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जिम्मेदार के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश नीतियां, इसे ऐसे भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, उत्तरदायी ब्रिटिश नीति। और इसको कॉमन सेंस का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पूरा तो ब्रिटिश नीतियां ही तो जिम्मेदार थी, है ना, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसके लिए। तो अब इसे नीतियों में सबसे पहले इसका एक फ्रेमवर्क बनाएंगे और फ्रेमवर्क देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहला पार्ट 1 बनाओगे यानी पैराग्राफ 1 बनाओगे और उसमें लिखोगे इसकी भूमिका। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? भूमिका लिखोगे। और भूमिका को शुरू कहां से करोगे? भूमिका को शुरू करोगे 1764 से। 1757 में ब्रिटिशों की प्लासी विजय, 1764 में बक्सर विजय के पश्चात भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना होने लगी, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। 1764 से 1857 के मध्य ब्रिटिशों ने संपूर्ण भारत को विजित किया या संपूर्ण भारत को विजित करने का प्रयास किया। और इस क्रम में उन्होंने भारत पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो अन्य नीतियां लागू की वो सारी नीतियां राष्ट्रीय आंदोलन के कारक बन गई या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारक बन गई। यानी आपको भूमिका को इस तरीके से शुरू करना है कि 1757 से 1857 के मध्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के क्रम में ब्रिटिशों ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया और तमाम तरह की नीतियां लागू की जो शोषण पर आधारित थी, जैसे आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां, प्रशासनिक नीतियां, धार्मिक नीतियां इत्यादि। उन्हीं का परिणाम था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। 1850 या 1840 के दशक के बाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन या भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रोसेस प्रारंभ हुआ। 1857 की क्रांति के बाद इस दिशा में प्रयास बहुत बढ़ गए। विभिन्न क्षेत्रों में संस्थाओं का विकास हुआ, राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ और जो ब्रिटिश नीतियां थी उनका जमकर विरोध किया गया। भारतीयों में एक चेतना का विकास हुआ जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन घटित हुआ। ठीक है, भूमिका में 3-4 पॉइंट डालेंगे प्यारे बच्चों, 3-4 पॉइंट भूमिका में डाल देंगे कि कैसे जो है ब्रिटिश नीतियां कैसे जिम्मेदार रही। ब्रिटिश नीतियां या ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के दौरान। पैराग्राफ 2 में भूमिका के बाद पैराग्राफ 2 लाओगे बेटा और आप उसमें बताओगे कि नीतियां कौन कौन सी थी, थोड़ा सा डिटेल से हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे आप नीतियों में बताओगे कि नीतियां थी आर्थिक नीतियां
आर्थिक नीतियां जिम्मेदार थी, सामाजिक नीतियां जिम्मेदार थी, सामाजिक नीतियां जिम्मेदार थी, या प्यारे बच्चों हम एक ही भाषा में कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज कहेंगे इन्हें, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां, सोशल पॉलिसीज, सामाजिक नीतियां जिम्मेदार थी, प्रशासनिक नीतियां जिम्मेदार थी, यानी पॉलिटिकल पॉलिसीज थी, और सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां तो हो गई, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियां जिम्मेदार थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सॉरी पॉलिटिकल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, राजनीतिक नीतियां यानी प्यारे बच्चों पॉलिटिकल पॉलिसीज, दोनों में अंतर है। इसके बाद आएगी रिलीजियस पॉलिसीज यानी धार्मिक नीतियां, और कुछ अन्य कारण बच्चों, और कुछ अदर फैक्टर्स भी थे जो कि जिम्मेदार रहे, अन्य कारण भी जिम्मेदार रहे। अब इसको बच्चों आप क्या क्या करके बताएंगे, जैसे यदि आर्थिक नीतियों की बात करेंगे, पैराग्राफ 2 आपका बहुत बड़ा जाएगा और इसके सब पैरा बनाएंगे, जैसे आपको लिखना है आर्थिक नीतियां। तो आर्थिक नीतियां कौन कौन सी थी ब्रिटिशों की, जिससे भारतीय अंदर तक प्रभावित हुए, कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी? तो जैसे बच्चों एक पहली नीति ये थी कि ब्रिटिशों की शोषणकारी भू राजस्व नीतियां, ब्रिटिशों की शोषणकारी भू राजस्व नीतियां, एक ये हो गई। दूसरी, कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शलाइज कर दिया कृषि को। तीसरा, व्यापार का विनाश, व्यापार की समाप्ति, अनऔद्योगिकरण या भारतीय उद्योगों को नष्ट करना, नेक्स्ट, कृषि का पिछड़ापन, अकालों की बारंबारता, अकाल बहुत पड़े, अकालों की बारंबारता के बाद, ठीक है बच्चों, ये सब चीजें जो हैं, और धन का निष्कासन या आप कह सकते हो बच्चों धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट आप डालोगे केवल और केवल आर्थिक नीतियों में। आर्थिक नीतियां कैसे जिम्मेदार थी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट डालोगे, और ये पूरा विस्तार से आपको सब कुछ पढ़ाया गया था कि कैसी कैसी जो आर्थिक नीतियां, सब हेडिंग लगाकर आपको समझाया गया है, लिखाया गया है। हम एक आपको एक बता रहे हैं, एक बहुत ओवरव्यू करके दे रहे हैं चीजों के लिए, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। धन का निष्कासन का सिद्धांत आपको पता है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अकालों की बारंबारता आपको पता है कि भारत में बहुत सारे अकाल पड़े, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग ब्रिटिश डाटा के अनुसार मारे गए। ब्रिटिश डाटा बताता है कि लगभग 29 मिलियन लोग मारे गए इन अकालों में। प्यारे बच्चों आप सोच कर देखिए, 29 मिलियन लोगों का मारा जाना,
क्या भारत की आत्मा को नहीं झकझोर देगा? ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियों ने तोड़ कर रख दिया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 1850 नोट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडियन हिस्ट्री, द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कार्ल मार्क्स की बुक है, और कार्ल मार्क्स उसमें कहते हैं कि भारत में 1850 के दशक में एक भी उद्योग नहीं था। देयर वाज नो एनी इंडस्ट्री ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1850। तो भारत में एक भी उद्योग ना होना ये ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। कृषि का वाणिज्यीकरण कर देना और भारत को एक पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में बना देना, ये ब्रिटिशों की ही नीतियों का परिणाम था, जिससे भारतीयों की आत्मा को झकझोर दिया उसने, और बहुत सारे लोग राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उठ खड़े हुए। उनमें राष्ट्रवाद की पहले भावना जगी और फिर वे धीरे धीरे कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, व्यापार की समाप्ति। जानते हो बच्चों, भारतीय हथकरघा उद्योगों को तो पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। कार्ल मार्क्स का एक और बयान है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां बाजार में बिखरी पड़ी हुई थी और उन्हें उठाने वाला और उन्हें समेटने वाला कोई भी नहीं था। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट तो केवल आर्थिक में डाल दोगे। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा, अब जैसे मान लो यदि आपको अब देखना है कि कौन सी नीतियां, जैसे सामाजिक नीतियां हैं, तो सामाजिक नीतियों में आपको कुछ चीजें डालनी पड़ेगी। जैसे जैसे बच्चों, भारतीय सामाजिक नीतियों में क्या डालोगे? सोशल पॉलिसीज में सामाजिक नीतियां क्या रही, इसमें क्या डालोगे? तो सामाजिक नीतियों में डालेंगे पहला पॉइंट कि भारत में नस्ल भेद, नस्लीय भेद। ब्रिटिशों का जो शासन था प्यारे बच्चों, वो नस्लीय भेद पर आधारित था। नस्लीय भेद पर आधारित था, यानी भारतीय जो है वो अपने आप को नस्लीय रूप से हमसे श्रेष्ठ मानते थे, और वो कहते थे कि इस बात पर भारतीयों को आनंदित होना चाहिए, भारतीयों को प्रसन्न होना चाहिए, और भारतीयों को हमारे एहसानमंद होना चाहिए, उन्हें हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि हम उन पर रूल कर रहे हैं। हम उच्च सभ्यता के निवासी हैं और हम नस्लीय रूप से भारतीयों से श्रेष्ठ है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि इस शासन में जैसा ब्रिटिशों का शासन है, उसमें कोई भी सभ्य व्यक्ति, कुछ घंटे भी कोई सभ्य व्यक्ति नहीं गुजार सकता, उसके लिए वो भी खतरनाक होगा। इतना शोषणकारी है ये। नस्ल भेद के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं इसमें। भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता इसमें। ये सारे का सारे चीजें बताई। नस्ल भेद, भारत की सामाजिक भारत की सामाजिक भारत के सामाजिक रीति रिवाजों में भारत के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप जिससे भारतीय क्या हुए? बहुत ज्यादा गुस्से में, क्रोध में आ गए। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें होती थी जिनमें ब्रिटिश हस्तक्षेप करते थे, और भारतीय समाज का ताना बाना उससे क्या होता था? बिगड़ता था। भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना हो, या फिर दूसरी चीजें हों, भारतीय लगातार, और जो सामाजिक रीति रिवाज भी है बच्चों, जो भारत की परंपराएं भी है, उनमें भी कहते हैं ब्रिटिश हस्तक्षेप करते थे। तो ये सारे कारण जो है नस्लीय भेद पर आधारित था, भारत के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करते थे। ठीक है, ये सारे कुछ कारण जो है ऐसी थे जो सामाजिक नीतियां हैं, जिसके कारण भी भारतीय एकजुट हुए। इसके अलावा आपको राजनीतिक नीतियां जैसे देखनी हो, या यहीं पर आप राजनीतिक नीतियां देख सकते हैं दोस्तों। राजनीतिक नीतियां देख सकते हैं। राजनीतिक नीतियों में क्या है कि जो भारतीय राजा है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, और कुछ राज्यों को हड़प लिया गया है, जैसे अवध को हड़प लिया गया है। अवध को हड़पना, राज्यों के साथ में जैसे सहायक संधि लागू कर देना, जैसे राज्य हड़प की नीति लागू कर देना, बच्चों ये सब कर देना। ये सारी चीजें, अवध को हड़प लेना, सहायक संधि लागू कर देना, राज्य हड़प की नीति, पेंशन आदि को छीन लेना, सारी चीजें
ये राजनीतिक कारण में आएगी। जो राजनीतिक कारण का मतलब था कि भारतीय राजाओं के साथ में भी अच्छे संबंध उन्होंने नहीं रखे, जिससे वो भी कुछ ना कुछ उससे उनसे क्रोधित हुए। इन सब कारणों से तो 1857 की क्रांति हुई थी। इसके अलावा बच्चों एक प्रशासनिक कारण भी था, प्रशासनिक कारण भी रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रशासनिक कारण भी रहे थे, प्रशासनिक कारण भी आप लिख सकते हैं, वे भी रहे थे। प्रशासनिक और सैन्य कारण एक साथ लिख लोगे, एक तरफ दो भागों में तोड़ दोगे इसको। एक तरफ लिखोगे प्रशासनिक कारण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, और एक तरफ लिखोगे आर्थिक कारण। एक तरफ लिखोगे सैन्य कारण, एक तरफ लिखोगे सैन्य कारण। ठीक है। अब प्रशासनिक कारणों में ये लिखोगे कि भारत में भारतीयों को उच्च पदों से नई प्रशासनिक नीति को लागू किया, भारत में नई प्रशासनिक नीति को लागू किया गया, नई प्रशासनिक नीति को लागू किया गया, भारतीयों को उच्च पदों से, भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा गया, भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा गया, उन्हें उच्च पद नहीं दिए गए। ठीक है। प्रशासनिक कारण में जैसे राजकीय भाषा जो है वो लागू कर दी, कौन सी? अंग्रेजी राजकीय भाषा के तौर पर लागू होने लगी। जो पहले फारसी भाषा हुआ करती थी उसके स्थान पर अंग्रेजी को लागू कर दिया गया। ठीक है, लागू कर दिया गया। मौलवी मुल्लाओं, जैसे सामाजिक कारण में एक कारण बच्चों और सामाजिक कारण में जोड़ सकते थे या उसको यहां पर भी जोड़ सकते हैं। मौलवी मुल्लाओं और मंदिरों यानी मस्जिदों और मंदिरों पर टैक्स लगा दिए गए, मस्जिदों और मंदिरों को भी टैक्स के दायरे में ला दिया गया, पर टैक्स लगाया गया। ये सब कारण भी जिम्मेदार थे। सैन्य कारण थे, भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए गए सेना में, भारतीयों को सेना में ऊंचे पद नहीं दिए गए, सेना में ऊंचे पद नहीं दिए गए, जिसके कारण उन्हें अच्छी सुविधा नहीं दी गई, सुविधा अच्छी नहीं दी जाती थी, उन्हें दूर दराज के स्तरों पर सेवा के लिए भेजा जाता था। ये सब कारण सैन्य कारण रहे। ये तो कारण रहे एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। ये ब्रिटिश नीतियां हैं जो विखंडन पैदा कर रही है समाज में। एक तरफ तो ये नीतियां हो गई, दूसरी तरफ भारतीय कुछ अन्य चीजों से भी दोस्तों प्रभावित हुए, कुछ अन्य चीजों से भी प्रभावित हुए, वे दूसरे पक्ष में आप डालोगे, यानी पैराग्राफ 3 या पैराग्राफ 4 जो भी आपका बनेगा उसमें क्या डालोगे कि जैसे भारत में कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन। अब आप कहोगे कि सर ये क्या ब्रिटिश नीतियों के कारण हुआ था? बिल्कुल हुआ था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का उद्भव कब हुआ? जब भारत में ब्रिटिश शिक्षा शुरू हुई, पाश्चात्य शिक्षा शुरू हुई, उससे तर्क, बौद्धिकता, मानववाद, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, इन सब का विकास हुआ। और जब इन सब का विकास हुआ तो भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने। और जब इन सब लोगों ने, स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, इन सब ने अपने अतीत को, गौरवमयी अतीत को सामने रखा लोगों के, और ब्रिटिश शासन को ज्यादातर लोगों ने अभिशाप बताया, जिससे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना या भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का उदय हुआ। ठीक है, ये रहा। दूसरा, प्रेस की भूमिका एक इसमें रहेगी। अब दूसरे पक्ष में प्रेस की भूमिका एक इसमें रहेगी। ब्रिटिशों ने भारत में प्रेस की भूमिका, यानी प्रेस ने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई, और प्रेस की भूमिका है। यातायात, ये वैसे तो पॉजिटिव काम है, यातायात और संचार साधनों का विकास हुआ, यातायात और संचार साधनों का विकास हुआ, संचार साधनों का विकास, जैसे रेलवे का विकास हुआ, जैसे टेलीग्राफ सिस्टम का विकास हुआ, जैसे डाक प्रणाली का विकास हुआ। ये सब क्या था? कम्युनिकेशन रिसोर्सेज थे जो उस समय डेवलप हो रहे थे, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर समाचार पहुंचाना या लोगों का खुद का पहुंचना बहुत आसान हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से आप टच कर सकते हैं यातायात और संचार के साधन।
और बहुत सारे कारण बच्चों ऐसे मतलब हमारे कोड कर सकते हैं आप, सब कुछ आपके कॉपी में एक एक करके आपको लिखवाया गया था पूरे तरीके से, और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख कर बता सकते हैं। यह सत्य है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास 1840 के दशक के बाद में होना प्रारंभ हुआ, जब कुछ राजनीतिक संस्थाएं भारत के विभिन्न भागों में स्थापित हुई। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय चेतना के विकास के पीछे सिर्फ इन संस्थाओं का विकास नहीं था, बल्कि कुछ अन्य कारण भी रहे जो कि उपरोक्त वर्णित किए जा चुके हैं। ठीक है, 1885 में कुछ तत्कालिक, 1880 के दशक में या 1870 और 80 के दशक में कुछ तात्कालिक कारण सामने आए। तात्कालिक कारण जरूर लिखोगे प्यारे बच्चों, तात्कालिक कारण जरूर लिखोगे आप। और तात्कालिक कारण में देखो यहीं पर बता देंगे हम, तात्कालिक कारणों में क्या क्या लिखोगे। इमीडिएट कॉजेज, तात्कालिक कारणों में आप क्या क्या लिखोगे, इमीडिएट कॉजेज में क्या क्या लिखोगे, इमीडिएट कॉजेज में क्या क्या लिखोगे, 3-4 कारण लिखोगे बेटा। जैसे भव्य दरबार का आयोजन 1877 में, भव्य दरबार का आयोजन, भव्य दरबार का आयोजन दिल्ली में, भव्य दरबार का आयोजन जब बच्चों अकाल पड़ रहा था भारत में, तब दरबार का आयोजन कर दिया ब्रिटिशों ने, जिसमें उन्होंने बहुत पैसा लगाया और भारत वाले अकाल से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे। भारतीयों ने की आत्मा को झकझोर दिया इस घटनाक्रम ने, और उन्होंने कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय चेतना का उनमें विकास हुआ। जैसे आर्म्स एक्ट बच्चों, आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेटा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया बेटा। ये कब आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया आपका 1878 में। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल विवाद बेटा, इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद, ये तो आपको पता ही होगा विवाद क्या था, बिल विवाद। ये सारी की सारी चीजें, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये था कि इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि अब भारतीय जो जज है यानी जो न्यायाधीश है, वो भी एक तरीके से यूरोपीय और भारतीय दोनों का मुकदमा सुन सकते हैं। इस बात से यूरोपीय जो है बहुत ज़्यादा खिन्न हो गए। उन्होंने कहा भारतीय नस्लीय रूप से हमसे श्रेष्ठ थोड़े ना है, वो हमारा मुकदमा कैसे सुन सकते हैं और हम पर न्याय कैसे दे सकते हैं, हम इस बात का खंडन करते हैं। इससे इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है ये वही थी, और उन्होंने जमकर विरोध किया और इसे वापस लेना पड़ा, जिससे भारतीय बच्चों और ज़्यादा मतलब जो है इस बात से खिन्न हो गए कि भारतीयों के साथ कैसी नीतियों को अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामने आई। निष्कर्ष में आप अच्छे तरीके से बता सकते थे। इस प्रकार आप जो है क्वेश्चन को लिख सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार में 19वीं सदी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। यानी ये क्वेश्चन बच्चों पिछली बार भी पूछा गया था, आपको बता दें ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, और हमने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये भी बताया है। इस क्वेश्चन में देखिए आप स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी हमने बनवाए थे। हमारी क्लास का सबसे महत्वपूर्ण ये पक्ष रहता था कि हम डिटेल में कॉपी में उसे लिखवाते भी थे पहले, और फिर उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनवाते थे। हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनवाया था, और जिस बच्चे ने बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है, जिस बच्चे ने बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उन्हें ढंग से समय समय पर रिवाइज किया, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके आया होगा। और रिवाइज करने का समय हो गया होगा 250 पेज यदि मेंस में लिखवाए या 240 पेज मेंस में लिखवाए। प्यारे बच्चों आंकड़ा यही है, 230 से 250। तो आप याद रखिए कि इसे पूरे के पूरे को रिवाइज करने में 6 घंटे का समय से ज़्यादा नहीं लगाता, ढंग से रिवाइज। ठीक है, और देखिए अभी अभिषेक आया है बेटा और कह रहा है कि अच्छा एग्जाम गया है सर जी। बिल्कुल गया होगा, बाहर से आया ही नहीं एक भी क्वेश्चन, बिल्कुल गया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर अब 19वीं सदी में के मध्य आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण करना है प्यारे बच्चों। तो आपको बता दें कि इसका परीक्षण कैसे करोगे आप। जैसे हम आपको बताए, ये देखिए भारत में देखिए ऐसे हम स्ट्रक्चर बनवाते थे प्यारे बच्चों। हमने एक ऐड किया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को हम दिखा सके।
कि किस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं, हमारी क्लास का प्रोग्राम वास्तव में कैसा होता है। ठीक है, चलिए अब देख लिए। देखो, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, बिल्कुल वही का वही हेडिंग है जो क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल वही का वही हेडिंग है जो क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्या बनाना है, फ्रेमवर्क बनाना है प्यारे बच्चों। क्या बनाना है, फ्रेमवर्क बनाना है। फ्रेमवर्क में क्या बनाना है, पहले तो भूमिका लिखेंगे। पहले तो क्या लिखोगे, भूमिका लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे। फिर बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास का प्रयास कैसे हुआ, बिहार में शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या वेस्टर्न एजुकेशन का प्रयास कैसे हुआ, फिर विस्तार कैसे हुआ, सॉरी प्रयास, फिर विस्तार कैसे हुआ, और फिर लास्ट में आपको बताना है एक निष्कर्ष। प्यारे बच्चों क्या बताना है, एक निष्कर्ष आपको लास्ट में कंक्लूजन बताना है। जैसे देखो भूमिका, हम ऐसे समझाते हैं कि भूमिका, सबसे पहले तो भूमिका क्या लिखोगे, भूमिका क्या लिखोगे, ठीक है। फिर बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ, फिर 1835 के बाद शिक्षा क्यों हुई, क्योंकि वहां लिखा है कि 19वीं सदी के मध्य से, 19वीं सदी के मध्य से मेरे प्यारे बच्चों, 19वीं सदी के मध्य से पूछा है उन्होंने। मध्य से पूछने का मतलब सीधा और सीधा साफ है कि वे 1850 के बाद का पूछ रहे हैं, 1850 के बाद का पूछ रहे हैं वो। ठीक है, अब देखो भूमिका 1835 के बाद, तकनीकी शिक्षा का विकास उसको अलग से बताना है। अब आपको भूमिका लिखते हुए क्या कहोगे, प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा के क्षेत्र में भारत में अग्रणी रहा है। प्राचीन काल में यहाँ नालंदा, विक्रमशिला और ओदांतापुरी जैसे विद्यालय या विश्वविद्यालय देखे गए हैं। बिहार सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि उस समय एशिया महाद्वीप के देशों के लिए भी शिक्षा के लिए आकर्षण का केंद्र रहा था। परंतु मध्यकाल में बिहार में शिक्षा का विकास कम हो गया, और शिक्षा का विकास इसलिए कम हो गया क्योंकि ब्रिटिश मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो शिक्षण संस्थान थे उनको नष्ट कर दिया गया। अपेक्षाकृत प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भी शिक्षा का विकास ज्यादा नहीं देखा गया। फिर तुरंत बस इसमें 20-25 शब्द खर्च करने हैं प्यारे बच्चों, तुरंत पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद तुरंत पैराग्राफ बदलेंगे और बताएंगे आधुनिक काल में बिहार में शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास राजाओं, क्षेत्रीय राजाओं और जमींदारों के संरक्षण में प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश शासन के बाद प्रयास बंगाल में शिक्षा के विकास को लेकर हुए, परंतु पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में प्रयास सही रूप से 1850 के बाद प्रारंभ होते हैं। ठीक है, ये लिखोगे। तो प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थाएं राजा पर निर्भर थी। देखो बेटा, माध्यम संस्कृत व फारसी था, पहले स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश शासन में शिक्षा, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास देखा गया। मिशनरियों ने प्रारंभिक काल में बेटा, मिशनरियों ने शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाया। ईसाई मिशनरियों ने कुछ कॉलेज और कुछ स्कूल्स की स्थापना की गई। आपने तो सुना ही होगा, मिशनरियों के स्कूल तो बच्चों आज भी चल रहे हैं भारत में, हालांकि बहुत छोटे जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, आपने तो सुना ही होगा उनका नाम। ऐसे शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ। सरकार ने 18वीं सदी के अंत में योगदान इसमें दिया, जैसे संस्कृत कॉलेज की स्थापना बंगाल में बच्चों जोनाथन डंकन के द्वारा कलकत्ता में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ठीक है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना, 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से। लेकिन 1850 के बाद इसमें प्रयास जो है वो प्रारंभ होता है। 1835 के बाद व्यापक सुधार शुरू हुए ब्रिटिश शासन में। प्रारंभ जमींदार शिक्षा का संरक्षण करते थे प्रारंभ में, परंतु जमींदारी व्यवस्था जब समाप्त होगी तो बच्चों ब्रिटिशों ने इस ओर योगदान दिया, और इसके पश्चात पाश्चात्य शिक्षा में अवनति देखी गई। लेकिन दरभंगा के राजा ने योगदान दिया। 1844 में एडम बंगाल बिहार का सर्वेक्षण करते हैं और उसमें बताते हैं कि गांवों की संख्या 1,50,000 है, स्कूलों की संख्या 1 लाख है, साक्षरता केवल इतनी है। और 1835 से 50 के काल में अंग्रेजी शिक्षा
पूर्णिया, भागलपुर, पटना, आरा, बिहार शरीफ में शुरू हो गए और 9 जनवरी 1963 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। पैराग्राफ चेंज करके के 1863 में ही देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग और चाईबासा में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई और बिहार के निर्माण में जिसने शानदार योगदान दिया, शानदार योगदान दिया। 19वीं सदी के ये सारा का सारा बच्चों, और 19वीं सदी के अंत में अन्य क्षेत्रों में कॉलेज बने जैसे मुजफ्फरपुर, मुंगेर, हजारीबाग, रांची इत्यादि में। और 1917 में सैडलर आयोग आया, विज्ञान व प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर उसने बल दिया। और प्यारे बच्चों 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। और 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। और विचारकों ने भी शिक्षा की भूमिका पर खूब लिखा है बेटा। इस तरीके से बाद में निष्कर्ष लिखोगे कि 1850 यानी 19वीं शताब्दी के मध्य से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ। निसंदेह इसमें ब्रिटिश सरकार और भारतीयों का भी योगदान देखा गया। अलग अलग स्थानों पर पटना, चाईबासा, हजारीबाग, पूर्णिया, भागलपुर जैसे स्थानों पर अलग अलग विद्यालय खोले गए। पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज ऑफ साइंस यानी पटना साइंस कॉलेज की स्थापना, जिन्होंने बिहार के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया और आधुनिकता से बिहार को जोड़ने का प्रयास किया। निसंदेह पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार के विकास में गति दी, ठीक है। इस तरीके से करके आप इसको बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू बेटा। ज्योति सिंह राजपूत आई है और कह रही है कि सर, अभिषेक कुमार भी कह रहे हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास नोट से सारा कुछ आ गया है। बिल्कुल बेटा, सब क्लास नोट से आ गया मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखिए, ये तो सब क्लास नोट्स ही हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सब क्लास नोट्स आपको हम दिखा रहे हैं। क्लास नोट से ही सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कैसे महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास देखा गया, सभी के क्षेत्र में विकास देखा गया। इसको अच्छे तरीके से देख करके बताया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे हम आपको बता दें कि और क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन रहा मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। अब जैसे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो मूल्यांकन कैसे करेंगे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब इसको बताते हैं आपको कि कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। यहां पर रचनात्मक कार्यों की बात आई है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी महात्मा गांधी का योगदान पूछा जा रहा है रचनात्मक कार्यों को लेकर, और इसे दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। जैसे जैसे आपको बता दें, सबसे पहले आप महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को बताने के लिए आपको कुछ बातें बतानी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसमें आप इसके फ्रेमवर्क बनाओगे और फ्रेमवर्क में आप बताओगे भूमिका, एक भूमिका लिखोगे जिसमें भूमिका में गांधी जी का परिचय लिखोगे छोटा सा, जब शुरू करोगे तो गांधी जी का छोटा सा परिचय लिखोगे, गांधी का परिचय लिखोगे। फिर उसके बाद गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रभाव लिखोगे, गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रभाव लिखोगे कि प्रभाव कैसा रहा। फिर गांधी जी का आंदोलन से जुड़ना, गांधी जी का आंदोलन से जुड़ना एक ही पैराग्राफ में आपको बताओगे, आंदोलन से जुड़ना, क्योंकि आंदोलन से जुड़ने के बाद ही कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुरू करेंगे, ठीक है। फिर आप आओगे भूमिका के बाद पहले पैराग्राफ में, पैराग्राफ फर्स्ट में, पैराग्राफ फर्स्ट में आप बताओगे कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को हम दो भागों में बांटकर मुख्य रूप से देख सकते हैं। वैसे तो गांधी जी ने ढेरों रचनात्मक कार्य किए हैं और हर दिशा में, हर क्षेत्र में उनके विचार बहुत मुख्य रहे हैं, लेकिन दो रचनात्मक कार्य, एक विचारों के स्तर पर यानी कि विचारों के स्तर पर योगदान देना जो रचनात्मक कार्यों से जुड़ते हैं, और दूसरा जो व्यवहारिक स्तर पर योगदान देना है वो, ठीक है।
जैसे जो वैचारिक स्तर पर है प्यारे बच्चों, उसको हम ऐसे लिखेंगे, वैचारिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, जैसे उन्होंने वैचारिक स्तर पर योगदान दिया कि उन्होंने सत्य अहिंसा यानी सत्याग्रह का विचार प्रस्तुत किया प्यारे बच्चों, ये उनका योगदान है। सर्वोदय का विचार प्रस्तुत किया, ये उनका योगदान है, सर्वोदय का विचार प्रस्तुत किया। सृष्टिशिव की अवधारणा को लागू किया, ये उनका योगदान है। सृष्टिशिव की अवधारणा को यानी बताने के लिए ये उनका वैचारिक ये है। अहिंसा संबंधी शानदार सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया, ये उनका विचार है। ये तो हो गया उनका रचनात्मक कार्यों के लिए सुधार। अब बच्चों सत्याग्रह, सत्याग्रह एक ऐसा विपन, एक ऐसा हथियार था जिसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को ही परिवर्तित करके रख दिया। देखो ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। रचनात्मक कार्यों की बात हो रही है प्यारे बच्चों, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक विचार उनके कैसे थे, ये तो लिखने ही पड़ेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक विचारों या सामाजिक और समाज और संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं गांधी जी। लेकिन इसे दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। देखो पूछा, क्वेश्चन क्या गया, पूछा गया रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य है गांधी जी के। रचनात्मक कार्यों को एक वैचारिक स्तर पर जोड़ोगे और एक व्यवहारिक स्तर पर जोड़ोगे, ठीक है। वैचारिक स्तर पर सत्याग्रह जो कि व्यवहारिक भी बना, सर्वोदय की भावना जिसकी लगातार गांधी जी वकालत करते थे। सर्वोदय के बारे में वो कहते थे कि सबका उदय, सत्याग्रह के बारे में कहते थे कि सत्य का आग्रह, मेरा सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ है। और सत्याग्रह वही अपना सकता है जो व्यक्ति ईश्वर के समीप, जो ईश्वर के समीप होगा, वो सत्य को मानता होगा और अहिंसा को मानता होगा। बहुत शानदार तरीके से प्यारे बच्चों इनको हमने आपको एक एक विचारधारा को कम से कम 150, 200 आपको वर्ड्स में कम से कम एक एक विचारधारा को लिखवाया हुआ है, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो वैचारिक स्तर पर इसको बताएंगे पहले, फिर उसके बाद बताएंगे व्यवहारिक स्तर पर बच्चों क्या किया इन्होंने, व्यवहारिक स्तर पर क्या क्या किया, व्यवहारिक स्तर पर क्या क्या किया। अब व्यवहारिक स्तर पर देखो बच्चों उनका योगदान क्या क्या है। व्यवहारिक स्तर पर योगदान, प्रैक्टिकल यानी कि एक आदर्श और एक व्यवहारिक स्तर। जैसे बच्चों इनका योगदान है पहला स्वदेशी को लेकर। स्वदेशी इनके रचनात्मक कार्य का एक हिस्सा था और चरखा के वितरण बच्चों बड़े स्तर पर किया गया, चरखे का वितरण बड़े स्तर पर किया गया। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान यह है प्यारे बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ऐसे स्वरूप के साथ जोड़ देना जो अहिंसात्मक हो, जो सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ हो। करिश्माई कार्य था ये गांधी जी का, जिसने आंदोलन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सत्याग्रह हो, सर्वोदय हो, ट्रस्टीशिप हो, अहिंसा हो, सब में कुछ कुछ, जैसे सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करूंगा, एक सत्याग्रही कौन होगा, जो सत्य के आग्रह, सत्य और अहिंसा से जुड़ा होगा। सर्वोदय क्या मतलब क्या है, जैसे जो सबके उदय की बात करता हो। सबका उदय किस किसका, अमीर का, गरीब का। अमीर का कैसा उदय, तो अमीर का नैतिक उत्थान होना चाहिए। अमीर का क्या होना चाहिए, नैतिक उत्थान। गरीब का उदय कैसे, तो गरीब का सामाजिक उत्थान करो, आर्थिक उत्थान करो, राजनीतिक उत्थान करो, सांस्कृतिक उत्थान करो बेचारे का। सर्वोदय को भी बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं गांधी जी। क्या है, रचनात्मक स्थिति है, क्रिएटिव चीजें हैं, सृजनात्मक चीजें हैं। ट्रस्टीशिप की अवधारणा, आवश्यकता से ज्यादा धन संचय नहीं करना होगा, आवश्यकता से ज्यादा जो भी हो उसे कंट्रीब्यूट कर दो, सॉरी उसे क्या कर दो, दान कर दो, पूरे तरीके से लोगों को दान दे दो उसे, यह गांधी जी ने कहा। अहिंसा के बाद गांधी जी ने कहा कि अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं होता है, कायर नहीं होता है, अहिंसा वीरों का आभूषण होता है, गांधी जी ने यह कहा। तो गांधी जी ने वैचारिक स्तर पर दिया। यहां पर स्वदेशी, चरखा, हरिजन उत्थान की बात की बच्चों गांधी जी ने, हरिजन उत्थान की बात की गांधी जी ने, हरिजन उत्थान की बात की। अंबेडकर की अपेक्षा हरिजन उत्थान की बहुत ज्यादा बात जो है वो गांधी जी करते हैं, ठीक है। हरिजन उत्थान के अलावा गांधी जी ने स्वच्छता, स्वच्छता के तो प्रतीक है गांधी जी, स्वच्छता अभियान पर गांधी जी ने बात कही कि स्वच्छता अभियान होना चाहिए।
स्वच्छता अभियान पर बहुत जोर दिया। गांधी जी मलिन बस्तियों को खुद जाकर साफ किया करते थे प्यारे बच्चों। मलिन बस्तियों को गांधी जी खुद साफ किया करते थे जाकर। यह रचनात्मक कार्यक्रम है गांधी जी के। गांधी जी ने राजनीतिक चेतना के विस्तार में योगदान दिया। राजनीतिक चेतना के विस्तार में योगदान दिया। ये विस्तार में योगदान दिया। हथकरघा उद्योग, सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी ग्राम पंचायतों के विकास के लिए गांधी जी के विचार थे बच्चों। ग्राम पंचायतों का विकास, ग्राम पंचायतों का विकास हो, हथकरघा उद्योगों का विकास हो प्यारे बच्चों, हथकरघा उद्योगों का विकास हो। गांधी जी का ये भी एक योगदान रहा। सॉरी, ये भी एक व्यवहारिक स्तर पर उनका क्या है, क्या है बच्चों, ये भी उनका एक रचनात्मक कार्यों का हिस्सा है। हथकरघा उद्योगों का सृजन होना चाहिए या का उदय होना चाहिए। गांधी जी भारी औद्योगिकरण के विरोधी थे। वे कहते थे कि भारी औद्योगिकरण करने से क्या होगा, हम अंधाधुंध विकास करेंगे, हम प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे। वे कहते थे कि प्रकृति की पूजा जैसे होनी चाहिए और प्रकृति का इतना ही उपभोग करना चाहिए जितनी आप आवश्यकता हो। यदि, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, यदि प्रकृति का आवश्यकता से ज्यादा उपभोग करोगे, प्रकृति केवल आपकी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती। यदि आवश्यकताओं से ज्यादा उपभोग करोगे तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। गांधी जी भारी औद्योगिकरण का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कि भारी औद्योगिकरण से आखिरकार होगा भी क्या, आप अंधी दौड़ में चले जाओगे। गांधी जी प्रतिस्पर्धी समाज को नहीं मानते। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर मानते हैं कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवसाय को अपनाना चाहिए, जिससे कि कंपटीशन या प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। एक सभ्य समाज का निर्माण होगा, एक राम राज्य बनेगा जहां पर किसी राजा या किसी शासन की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह गांधी जी कहते हैं। और लास्ट में बच्चों आप गांधी जी का एक निष्कर्ष बताओगे, इस सारी बातें बताकर गांधी जी का एक निष्कर्ष बताओगे और कहोगे कि गांधी जी गांधी जी का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ वैचारिक स्तर पर भी बहुत अधिक देखा गया। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा और दशा दी। और गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों की वकालत की, जो ये रचनात्मक थे, जिन्होंने भारतीय समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया। 1915 से लेकर जब गांधी जी भारत आए 1947 तक गांधी जी ने भारत को प्रारंभिक स्वरूप की अपेक्षा अत्यधिक परिवर्तित कर दिया था या व्यापक स्तर पर परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है। जैसे उनका अहिंसा संबंधी विचार, आज जब विश्व के देश युद्ध करते हैं वहां गांधी जी का अहिंसा संबंधी विचार प्रासंगिक हो जाता है, जो शांति की स्थापना की बात करता है। यही तो है, ये बताओगे आप अच्छे तरीके से, यानी थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से अच्छी भाषा में जैसे बताते थे रैंकर बैच में, जैसे निष्कर्ष लिखवाते थे, जैसे रैंकर बैच में बताते थे, जैसे क्लासेज में बताते थे निष्कर्ष। ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, उनको भी आपको बता देते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे भी पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या पूछा गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब इसको देखो बच्चों कैसे आप डील कर सकते हो, यानी इस क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, अधिनियम से एक ना एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमेशा पूछा जाता है। अधिनियम से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अधिनियम के क्वेश्चन को लिखने को तीन तरीके अपनाने चाहिए बच्चों, तीन भागों में उसे बांटना चाहिए। ठीक है, बता देते हैं। जैसे जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम
भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये लिखना है बेटा। सबसे पहला आपको लिखना है कि पृष्ठभूमि क्या है इसकी, पृष्ठभूमि क्या है यानी कैसे आया। फिर लिखना है प्रावधान क्या है इसके, प्रावधान क्या है इसके, मुख्य प्रावधान क्या है। फिर आपको लिखना है इसका लास्ट में इसकी कमियां क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसकी कमियां क्या है और इसका महत्व क्या रहा। चौथे में ये लिखना है। और ये सारी की सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको कुल मिलाकर आपको 120 से 130 शब्दों में सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, 3 चीजों में अधिनियम का जो भी क्वेश्चन आए हमेशा इन्हीं 3-4 चीजों में आपको लिखना है, बस यही एडिंग्स बनाने हैं। ठीक है, या यही दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना है। पृष्ठभूमि क्या है, 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को राजनीतिक सुधार या राजनीतिक अधिकार देने की दिशा में, अधिकार देने की दिशा में एक संवैधानिक प्रयास, एक संवैधानिक प्रयास था। देखो बेटा कितना शानदार तरीके से आपने बहुत कम शब्दों में यह लिख लिया कि संवैधानिक प्रयास था। ठीक है, इसके प्रावधान निम्न प्रकार थे। भारतीयों को पहली बार कानून निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जाना, निर्माण की प्रक्रिया से जोड़े जाने की शुरुआत, भारत में विधान परिषदों की स्थापना, भारत में विधान परिषदों की स्थापना, विधान परिषदों की स्थापना, वायसराय को अध्यादेश, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति, जारी करने की अनुमति, भारतीयों को मनोनीत, भारतीयों को परिषद का जो विस्तार था, परिषद में भारतीयों को परिषद में मनोनीत करने की अनुमति, परिषद में मनोनीत करने की अनुमति, मनोनीत करने की अनुमति। देखो क्या क्या दिया बेटा इसमें, क्या क्या दिया इसमें, ये देखो एक बार। कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को भागीदारी बनाने का प्रयास, कैसे भागीदार बनाता है बेटा, कैसे बनाता है। अब जैसे भारतीयों को विस्तारित परिषद में भारतीयों का नामांकन किया गया, जैसे बनारस के राजा, पटियाला के राजा को बच्चों भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल, यानी जो विस्तार परिषद थी उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। विधान परिषदों की स्थापना की बात करें तो बच्चों इसकी कहां का विधान परिषद की स्थापना की बात की गई, जैसे पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की बात की गई, पंजाब में। जैसे बच्चों उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की बात की गई। और बच्चों बंगाल में परिषद की बात की गई, यानी बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की बात की गई। साथ में बच्चों मद्रास को और बम्बई को फिर से कुछ शक्तियां दी गई प्रेसिडेंसी के रूप में, मद्रास और बम्बई को प्रेसिडेंसी के रूप में फिर से कुछ शक्तियां दी गई। और बच्चों वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था, वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। और इसके अलावा भारतीयों को सिविल सेवा में परीक्षा, भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में भागीदारी, भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में भागीदारी करने का भी मौका दिया गया, सिविल सेवा परीक्षा में भागीदारी के लिए अनुमति दी गई। ठीक है, आपको पता है बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अब एग्जाम भारत में नहीं होता था, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा ब्रिटेन। यह भारत में बाद में होना शुरू हुआ, आपको पता ही चला होगा। और बच्चों 1861 के अध्ययन में ही 3 न्यायालयों की बात की गई, आपको पता है।
जिसमें से एक मद्रास की बात की गई, एक बॉम्बे की बात की गई और एक इलाहाबाद की बात बच्चों की गई। एक इलाहाबाद की बात यहाँ पर की गई थी, इनकी बात भी यहाँ पर की गई। यदि बच्चों हम कमियों की बात करें तो कमियों की बात यह है कि भारतीयों को कोई डायरेक्ट, भारतीयों को वायसराय की परिषद से अभी भी दूर रखा गया, वायसराय की परिषद से दूर रखा गया, कि परिषद से दूर रखा गया, परिषद से दूर। सिविल सेवा परिषद से दूर रखा गया। सिविल सेवा का एग्जाम भारत में नहीं, सिविल सेवा का एग्जाम भारत में नहीं, सिविल सेवा की परीक्षा भारत में नहीं, भारत में नहीं। विधान परिषद सब जगह नहीं, विधान परिषद सीमित क्षेत्रों में, विधान परिषद सब जगह नहीं। ठीक है, यह है। लास्ट में आप लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों कि लेकिन 1861 का परिषद अधिनियम फिर भी संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया में कदम था और कुछ भारतीयों को यहाँ पर कुछ सुधार मिले। कम से कम भारतीयों ने सिविल सेवा परीक्षा में भागीदारी ही उनकी सुनिश्चित हो गई है ना, ये लिखोगे। रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान की बात पूछी गई है। यह भी आपसे 8 नंबर में पूछा गया है। कितने में पूछा गया है? 8 नंबर में। ठीक है, चलिए 8 नंबर में पूछा गया है ये भी। अब इसको देख लेते हैं कि 8 नंबर में क्या पूछा गया है। बिहार का योगदान, बिहार का योगदान। भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान, बिहार का। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? ठीक है, इसमें भूमिका वगैरह तो लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, बस जो भूमिका लिखोगे वही क्वेश्चन को शुरू करेगा। ठीक है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ, लेकिन बिहार भी इससे प्रभावित रहा, लेकिन बिहार भी इससे प्रभावित रहा, बिहार भी प्रभावित रहा, बिहार भी प्रभावित रहा। इसके बाद कहोगे दूसरे पॉइंट में कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा 31 जुलाई में ही बिहार में योजना के रूप में सामने आया, योजना के रूप में सामने आया, योजना के रूप में सामने आया, सामने आया। ठीक है बच्चों, ये लिखोगे। फिर बताओगे कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना में एक बिहार कांग्रेस कमेटी को संबोधित किया, बिहार कांग्रेस समिति को संबोधित किया, समिति को संबोधित किया, और 8 अगस्त 1942 में जैसे पूरे भारत में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से आंदोलन शुरू हुआ, ऐसे बिहार में भी शुरू हुआ। लेकिन 9 अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त में सदाकत आश्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया। 11 अगस्त में पटना में जुलूस निकला और छात्रों को मार दिया गया, 7 छात्र मारे गए डीएम के गोलीबारी के बाद। बिहार के सभी वर्गों ने, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो, सभी वर्गों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भारत छोड़ो आंदोलन में विस्मृत नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आजाद दस्ते की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही, जो युवाओं को आंदोलन से जोड़े रखा, यानी उन्हें दिशा भ्रमित नहीं होने दिया। और साथ ही आजाद दस्ते ने गुरिल्ला वॉर पॉलिसी या छापामार युद्ध प्रणाली की बात तो सिखाई,
साथ में ऐसा प्रशिक्षण भी दिया जो कि ब्रिटिश उद्योगों को नुकसान पहुंचाए, यातायात संचार साधनों को नुकसान पहुंचाए और ब्रिटिश कंपनियों को नुकसान पहुंचाए, सड़कों या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। यानी आंदोलनकारियों को प्रशिक्षण देने वाला समूह। बिहार की भूमिका निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन में अति महत्वपूर्ण रही। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार बिहार में कई सारे क्षेत्रों में देखा गया। पूर्णिया, भागलपुर, सारण और सिवान डिस्ट्रिक्ट में तो समानांतर सरकारें बनाई गई, भागलपुर में समानांतर सरकार बनाई गई, इन सब में फैल गया। प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें डालोगे तो बहुत शानदार तरीके से आप लिख सकते हो कि बिहार की भूमिका क्या रही। महिलाओं की भूमिका भी बता देना। छपरा से शांति देवी, हजारीबाग से सरस्वती देवी, इनकी भूमिका बता देना। छपरा से तो शांति देवी ने तो कहते हैं अपनी तरफ कर लिया था पुलिस कर्मचारियों को भी, है ना। इन सब की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही प्यारे बच्चों। ठीक, ऐसे करके हम इसे बता सकते हैं। तीसरा प्यारे बच्चों, जैसे तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा छोटे वाला, देखिए इसमें हम आपको बता दें संथाल विद्रोह। अब संथाल विद्रोह में तो बहुत सिंपल तरीके से आपको चीजों को बताना है। जैसे संथाल के बारे में यदि आपको बताना हो तो क्या बताओगे? 1 मिनट में आपको बताते हैं संथाल के बारे में। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह प्यारे बच्चों, संथाल अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग। ठीक है, अब इसको देखो कैसे बताओगे। ठीक है, सबसे पहले भूमिका, यहां से शुरू करोगे। भूमिका क्या बताओगे? 1857 की क्रांति से पहले, 1857 से पहले भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ, भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे सशक्त प्रतिक्रिया थी ब्रिटिशों के विरुद्ध, जनजातीय प्रतिक्रिया थी, सशक्त जनजातीय प्रतिक्रिया थी, सशक्त प्रतिक्रिया थी। दूसरा, कारण बताओगे, कारण क्या है? स्वरूप बताओगे आंदोलन का, असफलता के कारण बताओगे थोड़े थोड़े से, दमन बताओगे, दमन बताओगे पहले, फिर असफलता के कारण बताओगे, असफलता के कारण बताओगे, लास्ट में एक पॉइंट जोड़ते हुए खत्म करोगे। ठीक है, भूमिका, कारण क्या बताओगे? दिकुओं का प्रवेश, संथाल क्षेत्रों में दिकुओं का प्रवेश, संथालों की भूमि को हड़पना, संथालों की भूमि को हड़पना, बेगार से जोड़ना, खूंटी कट्टी प्रथा को समाप्त करना, प्रशासनिक अत्याचार, खूंटी कट्टी प्रथा को समाप्त करना, प्रशासनिक अत्याचार, प्रशासनिक अत्याचार। ये स्वरूप बता दोगे, स्वरूप कैसा था, धार्मिक कैसा स्वरूप था। इस तरीके से करके बच्चों आप एक एक करके शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजों को बताते हुए चले जाओगे। असफलता के कारण बता दोगे संसाधनों की कमी, ब्रिटिश शासन को न समझ पाना, उनके स्वरूप को न समझ पाना। ठीक है, मसीहावादी या धार्मिक दृष्टिकोण होना। ठीक है, संसाधनों की कमी होना। ठीक है, अच्छे कमांडर ना होना, प्रशिक्षण युक्त। आगे बाद में संथाल परगने का निर्माण किया गया। ठीक है, और 15,000 संथाल मारे गए बच्चों इस आंदोलन में, 15,000 संथाल मारे गए। लेकिन संथाल विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिशों ने आदिवासियों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। उन्होंने भागलपुर, वीरभूमि और दूसरे क्षेत्रों के साथ में कुछ आदिवासी सुधार भी लागू किए। संथाल परगने की स्थापना की गई, आपको बताया गया बच्चों, जो बाद में डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी सामने आया। और प्यारे बच्चों, एक पूछा गया है आपसे पटना कलम शैली के बारे में। इसके बारे में, पटना कलम शैली के बारे में। पटना कलम चित्रकला बच्चों आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। पटना कलम चित्रकला
आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है बच्चों, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जैसे हम आपको पटना कलम पेंटिंग के बारे में बता देते, पटना कलम पेंटिंग के बारे में बता देते हैं बच्चों, बस थोड़ा सा आप और सुन लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं पटना कलम चित्रकला बच्चों। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था और संभावित था, कई बार आपको बताया था कि पटना कलम चित्रकला इस बार जो है संभावित है, कई बार बताया था बच्चों, इस बार संभावित है, इस बार संभावित है, इस बार संभावित है, ठीक है। हाँ जैसे बच्चों इसको देखो कैसे शुरू करोगे, जैसे हम आपको बताते थे एक भूमिका, आप स्टार्टिंग करोगे। पटना कलम चित्रकला को पटना कलम चित्रकला क्यों कहा गया, छोटा सा बच्चों इसकी पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं को बताओगे, इसकी विशेषताओं को बताओगे, इसकी विशेषताओं को बताने के बाद इसके प्रमुख चित्र क्षेत्र, प्रमुख चित्र क्षेत्र व व्यक्तित्व बताओगे, पतन के कारण बताओगे, पतन के कारण बताओगे, और लास्ट में खत्म करते हुए चलोगे कि भावी कदम क्या उठाए जिससे कि पटना कलम चित्रकला को आगे बढ़ाए। जैसे भूमिका में बच्चों ये लिखोगे कि पटना कलम चित्रकला की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में पटना के दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा, मच्छर हट्टा के क्षेत्रों में हुई। क्योंकि इस कला का विकास पटना में हुआ इसलिए इसे पटना चित्रकला के नाम से, पटना कलम चित्रकला के नाम से जाना जाता है। परंतु पृष्ठभूमि लिखोगे, परंतु पटना कलम चित्रकला की शुरुआत, पटना कलम चित्रकला की शुरुआत निर्वासन के बाद हुई थी। मुगल काल में, औरंगजेब के काल में जब चित्रकला एवं संगीत, चित्रकला संगीत या जो कलाएं थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, साहित्य, चित्रकला, संगीत, गायन सब पर रोक लगा दी थी औरंगजेब ने, तो कुछ चित्रकार देश के अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए और इन्हीं में से कुछ पटना आ गए। उन्होंने जो चित्र बनाए इन्हीं को पटना चित्रकला के नाम से जाना गया, इसी को पटना चित्रकला के नाम से जाना गया, ठीक है बेटा। अब इसकी विशेषताओं को बताओगे, तो बताओगे कि इसकी विशेषता यह है कि इसमें कजली शाही का प्रयोग किया जाता है, यह लौकिक कला है, लौकिक कला है। इसका प्रयोग यह है कि यूरोपियों ने भी इसमें योगदान दिया, मुगल प्रभाव इसमें दिखाई देता है, ठीक है। लघु चित्रकला का रूप है, आम लोगों के चित्रों को बनाया जाता है, मजदूर का चित्र, मजदूरी करके वापस लौटता हुआ मछली बाजार का चित्र, रे पालकी का चित्र, ऐसे ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मुगलों के समय की जो शानदार चित्रकला थी उसका प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन वही भाव इसमें दिखाई देता है, वही स्वरूप दिखाई देता है, ऐसे करके बताओगे। बाद में बच्चों आधुनिक कैमरे आने से, फोटोकॉपी आने से इसका पतन हो गया, आधुनिक उद्योग उभर आए, भारत में लोग अमीर हो गए, अमीर होने लगे, कैमरा आ गया, कैमरे से फोटो खींचे जाने लगे, सरकार ने इसे संरक्षण नहीं दिया। अब सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे इसे संरक्षण देंगे और इस चित्रकला को नए रूप में फिर से वृद्धि करेंगे, ठीक है। सलमान बेटा हो जाएगी, आप चिंता मत करो, ठीक है बच्चों। हाँ, पटना और दानापुर भी इसका केंद्र था, ठीक है। पटना में भी हमने बेटा बताया, जैसे दीवान मोहल्ला और ये सारी चीजें हमने बताया। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको बता देते हैं बस 2 मिनट में, ठीक है, फिर आपको छोड़ते हैं। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य बच्चों, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। अब इसमें देखो बेटा कैसे आप जो है इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटा, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य, मौर्यकालीन कला एवं कला एवं स्थापत्य, इसको बेटा कैसे करोगे। पहली बात बेटा आप ये बताओ कि मौर्यन आर्ट में क्या क्या आता है।
कला एवं स्थापत्य पूछा है, दरबारी कला पूछी है, बस केवल केवल 2 भागों में है ये। पहला पार्ट क्या करोगे, भूमिका लिखोगे। मौर्य शासकों ने न केवल एक महान साम्राज्य को स्थापित किया, बल्कि उन्होंने कला एवं स्थापत्य को भी संरक्षण देने का कार्य किया। मौर्य काल में 2 प्रकार की कलाएं दिखाई देती है, एक दरबारी कला और एक दरबारी कला और एक लोक कला। दरबारी कला का अर्थ था जिसे राजाओं के द्वारा सीधा संरक्षण दिया गया। इस कला में शामिल है, दूसरे पैराग्राफ में आओगे बेटा, मतलब बताओगे कि कला कौन कौन सी है, तो कला को बांटोगे। है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, राजप्रसाद, फिर बच्चों स्तूप, अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ बता दोगे। इसके बाद क्या बता दोगे बच्चों, गुफाएं बता दोगे, चैत्यम विहार बता दोगे, चैत्यम विहारों का निर्माण बता दोगे। थोड़े थोड़े बताने हैं बेटा, ये चैत्यम विहार सब बताया हुआ है आपको कैसे लिखना था। चैत्यम विहार बता दोगे, राजप्रसाद बता दोगे, स्तूप, और लास्ट में बच्चों बता दोगे बराबर एवं नागार्जुन की गुफाएं, बराबर एवं नागार्जुन की गुफाएं, नागार्जुन की गुफाएं। और लास्ट में बता, थोड़ा थोड़ा बताना है ये बस आपको, 10-10 20-20 शब्दों में। और फिर आप लास्ट में बता दोगे कि मौर्य काल ने जिस प्रकार एक लोक कल्याणकारी साम्राज्य स्थापित किया था, वैसे ही कला के क्षेत्र में भी अद्भुत योगदान दिया। भारत में आगामी कला और स्थापत्य के लिए मौर्यकालीन स्थापत्य प्रेरक की भूमिका में रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं अब आप जो है थोड़े से रिलैक्स होंगे और आपके पेपर जो है दोनों अच्छे हुए हैं, और आगामी 2 पेपर अभी जो बचते हैं वो भी निश्चित रूप से अच्छे जाएंगे। कल का दिन आपके पास है, शांतचित्त होकर 8-10 घंटे की बढ़िया से पढ़ाई कर लेनी है, उसके बाद अच्छी नींद लेनी है, और परसों फिर अपने आप को संपूर्णता के साथ झोंक देना है परीक्षा में। निस्संदेह रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो बच्चे आगामी हैं या 71वीं बीपीएससी वाले बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए मेरा संदेश ये है कि आप अपने क्लास नोट्स, आप अपनी कक्षा के बताए हुए कार्यक्रम के हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत दूर की स्थिति नहीं है। यदि आप कमिटमेंट से तैयारी करेंगे, प्रतिबद्धता के साथ तैयारी करेंगे दोस्तों, तो आप 100% सफल होंगे। केजीएस आपकी सफलता के लिए निर्णायक भूमिका अदा करेगा, जो कि हमेशा करता रहा है। और केजीएस की सारी टीम, बीपीएससी की पूरी टीम हर संभव प्रयास करती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए और आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके का मैटर दिया जाए, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाए, जिससे कि आपका प्री और मेंस का जो पाठ्यक्रम है वो तो समाप्त ठीक से हो ही जाए, प्लस जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी वहाँ से 100% मिले। हमारा ये प्रयास रहता है, आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा, और हम यूं ही आपकी सफलता में अपनी भागीदारी देते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बस मैं आपसे यहीं विदा लूँगा। बहुत शानदार क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा पेपर था, सब कुछ क्लास में डिस्कस किया गया था। पहले आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया था, फिर रैंकर बैच में सारा कुछ बताया था कि कैसे लिखोगे, फिर बाद में संभावित प्रश्नों में भी आपको यूट्यूब सेशन में बता दिया था कि ये प्रश्न आ सकते हैं, इनको आप देख कर जाइए। ठीक है, लिखना आपको अच्छे से समझाया हुआ था। थोड़ी भी तैयारी बच्चे ने की होगी तो अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया होगा। ठीक है, चलिए आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहिए और अच्छे होकर अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और जो बच्चे 71वीं वाले हैं, जो आप 72वीं वाले बीपीएससी वाले हैं, वे भी केजीएस से संपूर्णता से मन से एकदम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और क्लासेज का मजा लेंगे और अपने सिलेबस को समय के साथ साथ पूरा करते हुए, तैयार करते हुए जाएंगे, ताकि अच्छा रोल प्ले कर सकें। ठीक है, आगामी 2 पेपरों के लिए मेंस के बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब मैं विदा लेता हूं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।